समंदर की लहरों ने उसे किनारे पर ला पटका। कॉब बदहवाश सा बेहोशी से जागा। उसकी नजरें बीच पर रेत के महल बना रहे दो बच्चों को देख रही थी। उनके करीब जाने की चाह में उसने उठने की कोशिश की, पर उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसकी हिम्मत जवाब दे गई। इसी दौरान कॉब को वहां पड़े देख एक जैपनीज गार्ड उसके पास आया और बंदूक से उसके सूट को ऊपर उठाकर देखा। कॉब के पास एक पिस्टल थी। गार्ड अपने साथी की मदद से कॉब को उठाकर उसी बीच पर मौजूद एक जैपनीज मेंशन में ले आया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो बूढ़ा उनका बॉस था। गार्ड ने उससे कहा, बॉस, बीच पर हमें एक आदमी मिला है जो आपका नाम ले रहा है। ये कहकर गार्ड्स ने कॉब के पास मिली चीजों को अपने बॉस के सामने रख दिया। उन चीजों में एक बंदूक और एक स्पिनिंग टॉप शामिल थी। उस स्पिनिंग टॉप को देख उस बूढ़े को अचानक ही कुछ याद आया। उस बूढ़े के इशारे पर गार्ड्स कॉब को वहां ले आए। बूढ़े ने कॉब को पहले खाना खिलाया, फिर उससे पूछा, क्या तू मुझे यहाँ मारने आया है? लेकिन कॉब चुप रहा। फिर उस बूढ़े ने वो स्पिनिंग टॉप उठाई और कहा, मैं जानता हूँ ये क्या चीज है। मुझे एक धुंधला सा सपना याद आता है जिसमें मैं एक आदमी से मिला था। एक आदमी जो अपनी सोच से दुनिया को बदलने की ताकत रखता था। उस आदमी के पास मैंने ये चीज देखी थी। ये कहकर उस बूढ़े ने उस स्पिनिंग टॉप को घुमा दिया। तभी कॉब ने उसे ऐसे देखा मानो एक बड़ा रहस्य उसके सामने उजागर हो गया हो। इसी के साथ कहानी बीते वक्त में आ गई, जहां कॉब अपने पार्टनर आर्थर के साथ एक बिजनेस डील करने आया हुआ था। वो जिससे डील कर रहा था उस बिजनेसमैन का नाम था साइतो। कॉब ने साइतो के आगे एक प्रस्ताव रखा कि वो चोरों से उसकी हिफाजत कर सकता है। कॉब साइतो को जिन चोरों से सुरक्षा देने की बात कर रहा था वो कोई धन दौलत चुराने वाले आम चोर नहीं थे, बल्कि वो सपनों के चोर थे जो किसी के भी सपने में घुसकर उसके दिमाग से उसके सीक्रेट आइडियाज चुरा सकते थे। दरअसल ऐसा संभव हो पाता था एक नई टेक्नोलॉजी की बदौलत, जिसे पैसिव डिवाइस कहा जाता था। ये एक ड्रीम मशीन थी जो किसी इंसान को ना सिर्फ उसके सपनों में ले जाती थी, बल्कि वो इंसान अपने सपनों को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता था। आम सपनों से अलग इन सपनों में इंसान का कॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव रहता था, जिससे वो अपने सपने को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था। वो अपनी इमेजिनेशन से सपनों में जो चाहे वो क्रिएट कर सकता था। उसे सपने से जागने के बाद भी सब कुछ याद रहता था। ये ड्रीम मशीन एक ब्रीफ केस जैसे छोटे से बक्से में होती थी, जिसमें एक खास तरह की सेडेटिव यानी कि नींद की दवाई भरी होती थी। इस दवाई को अपने हाथों में इंजेक्ट करते ही इंसान गहरी नींद में चला जाता था और उसका कॉन्शियस माइंड सपनों की दुनिया में पूरी तरह एक्टिव हो जाता था, यानी कि वो सोते ही सपनों की दुनिया में जाग जाता था। दरअसल ये टेक्नोलॉजी किसी समय मिलिट्री ने अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाई थी, ताकि सपने में सैनिकों के आगे ऐसी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां खड़ी की जा सके जो असल दुनिया में संभव नहीं है। सैनिकों की टीम इस ड्रीम मशीन से जुड़कर किसी एक इंसान के सपने में जाती थी, जहां वो सैनिक अपनी इमेजिनेशन से जंग का माहौल क्रिएट करता था। फिर वे सभी मिलकर बार बार मुश्किल परिस्थितियों में लड़ने का अभ्यास करते थे। उन्हें जागने के बाद भी वो ट्रेनिंग याद रहती थी, पर आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी लीक हो गई। आज कुछ लोग जो असल जिंदगी में अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते, वो इस ड्रीम मशीन से सपने में जाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करते थे। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इस ड्रीम मशीन की सीमाओं को पार करके इसके इस्तेमाल का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला था। उन्हें एक्सट्रैक्टर्स कहा जाता था, जो दूसरों के सपनों में घुसकर उनके दिमाग की गहराई में छुपे राज को चुरा लेते थे। इस चोरी को अंजाम देने के लिए सबसे पहले टारगेट को पता चले बगैर उसे सेडेटिव देकर सुला दिया जाता था। उसके बाद चोर टारगेट को ड्रीम मशीन से जोड़कर उसके सपने में घुस जाते थे। इस तरह से टारगेट को पता भी नहीं चलता था कि वो सपने में है। उन चोरों में एक आर्किटेक्ट भी होता था, जिसका काम होता था उस सपने को टारगेट के माहौल के मुताबिक डिजाइन करना। आर्किटेक्ट सपने को टारगेट के घर या किसी निजी जगह के मुताबिक ढाल देता था, ताकि टारगेट को लगे कि वो असली दुनिया में है, ना कि सपने में। सपने में आने के बाद ये दुनिया टारगेट के सबकॉन्शियस और यादों से भर जाती थी। मतलब कि चोर और टारगेट के अलावा इस दुनिया में बाकी जो भी लोग होते थे, वो सभी असली नहीं बल्कि टारगेट के सबकॉन्शियस माइंड के प्रोजेक्शंस थे। चोरों को यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि टारगेट के सबकॉन्शियस माइंड को उन पर शक न हो। इसलिए आर्किटेक्ट सपने में एक एक चीज को बड़ी ही बारीकी से बनाता था। इस तरह टारगेट के सपने में घुसने के बाद चोरों के पास टारगेट के दिमाग से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के दो तरीके होते थे। पहली तरीके में वे टारगेट के सबकॉन्शियस माइंड के प्रोजेक्शंस, यानी कि वहां मौजूद लोगों से बात करके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर ये तरीका काम ना आया तो वो दूसरा तरीका आजमाते थे। दरअसल आर्किटेक्ट इस दुनिया में एक खास जगह पर एक सेफ का भी निर्माण करता था,
उस सेफ में ऑटोमेटिकली टारगेट की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लॉक हो जाती थी और टारगेट के सबकॉन्शियस माइंड के प्रोजेक्शंस उस सेफ को प्रोटेक्ट करने लगते थे। फिर चोरों को उन प्रोजेक्शंस को चकमा देकर सेफ तक पहुंचना होता था और इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती थी। कॉब और आर्थर भी सपनों के पेशेवर चोर थे। इस वक्त कॉब और आर्थर साइतो की विरोधी कंपनी कोबोल इंजीनियरिंग के लिए काम कर रहे थे। वे साइतो के दिमाग में उसका बिजनेस आइडिया चुराने उसके सपने में घुस चुके थे। उन्होंने उस सपने को साइतो के होटल के मुताबिक ढाल दिया था और वे साइतो के आगे ऐसे जता रहे थे मानो साइतो असली दुनिया में है और वे उससे बिजनेस डील करने आए हैं। कॉब और आर्थर ने साइतो से आइडिया एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहला तरीका आजमाया। वे साइतो को ये यकीन दिलाने की कोशिश करने लगे कि वे सपनों के एक्सट्रैक्टर से उसकी हिफाजत करने आए हैं। कॉब ने साइतो से कहा, मिस्टर साइतो, क्या आप जानते हैं एक आइडिया जिसे अच्छी तरह सोचा समझा और परखा गया हो वो दिमाग के किसी कोने में अटक कर रह जाता है और सपनों का कोई एक्सट्रैक्टर आपके सपनों में घुसकर उस आइडिया को चुरा सकता है। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं खुद सपनों का एक एक्सट्रैक्टर हूँ। मुझे पता चला है कि आपकी विरोधी कंपनी आपके दिमाग से आपका बिजनेस एक्सपेंशन आइडिया चुराना चाहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सपनों की सिक्योरिटी के लिए हायर करें। ये सुन साइतो ने कॉब से पूछा, पर यह काम तुम कैसे करोगे? कॉब ने कहा, हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह ट्रेन करेंगे कि वो खुद ही उन चोरों से आपके आइडिया की हिफाजत करेगा। लेकिन मिस्टर साइतो, आपके आइडिया को चोरी होने से बचाने के लिए आपको मुझे वो आइडिया बताना होगा, तभी मैं उसकी सुरक्षा कर पाऊंगा। ये सुनकर साइतो मुस्कुराया और बोला, जेंटलमैन, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, तब तक मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करता हूँ। ये कहकर साइतो बाहर चला गया। साइतो का ये बिहेवियर देख कॉब और आर्थर को लगा जैसे साइतो को पता है कि वो सपने में है। तभी अचानक उस कमरे में उन्हें भूकंप का एक झटका सा महसूस हुआ और इसी के साथ उस सपने के बाहर का नजारा सामने आया जहां कॉब, आर्थर और साइतो ड्रीम मशीन की मदद से सो रहे थे। वहीं नैश नाम का एक साथी उनकी देखरेख कर रहा था। वे लोग साउथ ईस्ट एशिया के किसी देश में मौजूद थे जहां उनके घर के बाहर दंगे फसाद हो रहे थे। बम के धमाकों से उनका घर हिलने लगा था, इसलिए सपने में भी ये झटके भूकंप की तरह महसूस हो रहे थे। इसी दौरान उधर सपनों की दुनिया में कॉब को एक औरत नजर आई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि कॉब की पत्नी मैल थी, जिससे कॉब का एक बुरा अतीत जुड़ा हुआ था। मैल को वहां देख कॉब और आर्थर चिंतित हो उठे। कॉब ने आर्थर से कहा, तुम वापस अंदर जाओ, इसे मैं हैंडल करता हूँ। कॉब मैल के पास आया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर मैल ने कहा, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? इस पर कॉब ने कहा, देखो मैं तुम्हें मिस करता हूँ, पर अब मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। इस पर मैल ने कहा, मुझे एक बार आजमाकर तो देखो। ऐसे ही बातें करते हुए कॉब मैल के साथ एक कमरे में आ गया। कॉब ने मैल पर भरोसा करते हुए उसे एक चेयर पे बैठने को कहा और उस चेयर से रस्सी फंसाकर निचली मंजिल पे उतरने लगा। दरअसल साइतो से आइडिया चुराने का कॉब का पहला तरीका फेल हो चुका था, इसलिए वो दूसरा तरीका आजमाने लगा। अब वो सेफ तक पहुंचकर वहां से साइतो का आइडिया एक्सट्रैक्ट करने वाला था। कॉब रस्सी से लटककर सेफ वाले कमरे की खिड़की तक जाने लगा, लेकिन मैल ने कॉब को फिर धोखा दिया और चेयर से उठकर चली गई, जिससे कॉब गिरते गिरते बचा। कॉब किसी तरह खिड़की तोड़कर साइतो के सेफ तक पहुंचा, जहां उसे सेफ के अंदर साइतो के सीक्रेट्स की एक फाइल मिल गई। वो उस फाइल को नकली फाइल से बदलने लगा, पर तभी साइतो वहां आ धमका। कॉब ने उसे देखते ही उस पर गन तान दी, पर वहां साइतो के साथ मैल भी मौजूद थी और साइतो के आदमियों ने आर्थर को भी धर दबोचा था। मैल ने साइतो को सारी हकीकत बता दी थी कि कॉब साइतो के सीक्रेट्स चुराने आया है। मैल ने आर्थर को अपनी बंदूक के निशाने पे ले लिया और कॉब से गन नीचे करने को कहा, पर कॉब बोला, ये तो सपना है मैल, आर्थर को मारने से वो बस जाग जाएगा। इस पर मैल ने कहा, बेशक इसे मारने से ये जाग जाएगा, लेकिन दर्द का क्या? वो तो दिमाग की ही उपज है, क्या ये दर्द सहन कर पाएगा? ये कहकर मैल ने आर्थर के पैर पर शूट कर दिया। आर्थर दर्द से कुलबुला उठा, लेकिन इससे पहले कि मैल आर्थर को और दर्द देती, कॉब ने आर्थर के सिर पर गोली मारकर उसे नींद से जगा दिया। इसी के साथ साइतो के सबकॉन्शियस माइंड को खतरे का अंदाजा हो गया और उसके प्रोजेक्शंस कॉब पर हमला करने लगे। कॉब किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर सपने से जागते ही आर्थर ने नैश से कहा, हमारा प्लान फेल हो चुका है, जल्दी कॉब को जगाओ। इस पर नैश ने कॉब को हिला डुलाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कॉब नहीं जागा। दरअसल ड्रीम मशीन से सपने में जाने के बाद सेडेटिव का असर खत्म होने से पहले किसी को भी जगाना मुश्किल था। वो तभी जाग सकते थे जब सपने में उनकी मौत हो जाए या फिर उन्हें किक दी जाए। किक का मतलब था सपने देख रहे व्यक्ति के शरीर को गिरने का एहसास कराना, जैसे बेड से गिराकर या पानी में गिराकर या कुर्सी से धक्का देकर।
ऐसा करने से सपने में भी उस व्यक्ति को गिरने या पानी में डूबने का एहसास होता था और उसका दिमाग उसे उस सपने से बाहर खींच लाता था। लेकिन नैश के कॉब को किक देने से पहले ही उधर सपने में साइतो के सिर पर बिल्डिंग की छत गिरी, जिससे साइतो कॉब से पहले ही जाग उठा और आर्थर पर अपनी बंदूक तान दी। इस दौरान उधर सपने में कॉब ने साइतो के प्रोजेक्शन से पीछा छुड़ाकर उसकी सीक्रेट फाइल खोली, लेकिन कॉब ये देखकर भौचक्का रह गया कि साइतो ने अपने सारे सीक्रेट्स को ब्लैक मार्कर से ढक रखा था। यानी कि साइतो को मालूम था कि कॉब उसके सीक्रेट्स चुराने आया है, इसलिए उसने अपने सीक्रेट्स को छुपा दिया था। इसी के साथ उधर नैश ने कॉब को जगाने के लिए उसे पानी से भरे टब में गिराकर उसे किक दी, जिससे सपनों की दुनिया में भी पानी भर गया और कॉब सपने से बाहर निकल आया। पर तब तक साइतो ने नैश पर भी हमला करके उसे पकड़ लिया था। लेकिन तभी कॉब ने पीछे से साइतो को धर दबोचा और एक बार फिर उसे कंट्रोल में ले लिया। कॉब ने साइतो से पूछा, अगर तुम जानते थे कि हम तुम्हारा सीक्रेट चुराना चाहते हैं, फिर तुमने हमें सेफ तक पहुंचने ही क्यों दिया? इस पर साइतो ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो तुम्हारा ऑडिशन ले रहा था। कॉब ने पूछा, ऑडिशन? मगर किस लिए? साइतो बोला, अब उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम तो फेल हो चुके हो। तभी उसी पल एक चौंकाने वाला नजारा सामने आया। कॉब, आर्थर, नैश और साइतो तो ड्रीम मशीन की मदद से अब भी एक ट्रेन में सो रहे थे और वहां एक टीनेज लड़का उनकी देखरेख कर रहा था। यानी कि अभी अभी कॉब और आर्थर साइतो के जिस सपने से लौटे थे वो सपने का दूसरा लेवल था और अभी वे लोग जिस सपने में हैं वो पहला लेवल है। दरअसल ड्रीम मशीन की मदद से सपने के अंदर भी एक और सपने में जाना मुमकिन था। इसे मल्टी लेयर्ड ड्रीम कहा जाता था। ड्रीमर्स केवल एक या दो नहीं बल्कि सपने के कितने भी लेवल अंदर तक जा सकते थे। लेकिन सपनों की गहराई में उतरने से ड्रीमर का कॉन्शियस माइंड हकीकत को भूलने लगता था और उसे सपनों की वो दुनिया ही हकीकत लगने लगती थी। यहाँ तक कि जगाने के बाद भी वो फर्क नहीं कर पाता था कि ये हकीकत है या सपना। इसलिए सपनों की दुनिया में जाना जोखिम भरा काम था, पर कॉब ने इस जोखिम भरे काम को ही अपना हथियार बना लिया था। वो साइतो को सपने की गहराई में ले गया था ताकि साइतो का कॉन्शियस माइंड सपने और रियलिटी में फर्क भूल जाए और उसे वो दुनिया ही रियल लगे। और सपने के इस पहले लेवल में भी वे लोग जिस घर में मौजूद थे वो भी साइतो का ही एक पुराना घर था। इसलिए साइतो को पता नहीं था कि वो अब भी सपने में है। इसी दौरान उधर असली दुनिया में सेडेटिव का असर खत्म होने वाला था। ये देख उनकी देखरेख कर रहे लड़के ने नैश के कानों में म्यूजिक बजाकर उसे इसका संकेत दिया। वो गाना सपनों की दुनिया में भी गूंजने लगा। उस संकेत को पाकर कॉब ने साइतो पर सख्ती दिखाते हुए उसे जमीन पर पटक दिया और कहा, तुम समझ नहीं रहे हो साइतो, जिस कंपनी ने हमें यह काम दिया है उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि हम फेल हो गए। वो हमें खत्म कर देंगे। इसलिए हमें अपना बिजनेस एक्सपेंशन आइडिया बता दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन तभी नीचे बिछे कारपेट को छूकर साइतो को कुछ एहसास हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दाग धब्बों में लिपटा मेरा ये कारपेट कुछ खास जगहों से घिस चुका था और वही इसकी पहचान थी। पर मेरा कारपेट तो ऊन का बना था, लेकिन इस वक्त मैं जिस कारपेट पर लेटा हूँ वो तो पॉलिएस्टर का बना है। यानी कि मैं अपने घर में नहीं हूँ बल्कि मैं अब भी सपने में हूँ। ये सुन कॉब ने नैश को घूर कर देखा, क्योंकि नैश ही इस सपने का आर्किटेक्ट था। यानी कि सपनों की दुनिया को नैश ने ही डिजाइन किया था। पर नैश की इस छोटी सी चूक ने कॉब के सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। इसी के साथ आर्थर वहां से गायब हो गया, क्योंकि आर्थर के सेडेटिव का असर पहले खत्म हो चुका था। इसलिए वो असली दुनिया में जाग गया था। तभी साइतो ने कॉब से कहा, मानना पड़ेगा कॉब, सपने के अंदर एक और सपना। मैं तुम्हारी इस टेक्निक से काफी इम्प्रेस हूँ, पर इस वक्त ये मेरा सपना है और अब मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूँ। तभी पीछे से नैश बोला, मिस्टर साइतो, ये आपका नहीं मेरा सपना है। इतने में ही बाहर से दंगई अंदर घुस आए और उन्होंने नैश और कॉब को मार दिया, जिससे वे दोनों भी सपने से बाहर निकल आए। अब उन सभी की जान पर बन आई थी, क्योंकि कोबोल कंपनी अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। कॉब ने सभी से कहा, अब से हम सबका रास्ता अलग है, भागो और अपनी जान बचाओ। ये कहकर कॉब ने उस टीनेज लड़के की ओर पैसों का एक बंडल फेंका और साइतो के जागने से पहले वे सभी 9-2-11 हो गए। इसी के साथ साइतो भी नींद से जाग उठा। पहले तो उसने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन फिर कॉब और उसकी टीम को चकमा देने की खुशी उसके चेहरे पर छलक उठी। दूसरी ओर कॉब एक होटल के कमरे में बंदूक लिए बैठा था। उसके हाथ में कहानी की शुरुआत में दिखाई गई वही स्पिनिंग टॉप थी, जिसे उसने टेबल पर घुमाया और उसके रुकने का इंतजार करने लगा। दरअसल कॉब मल्टी लेयर ड्रीम से जागा था, इसलिए वो कंफ्यूज था कि ये हकीकत है या वो अब भी सपने में है। ये फर्क पता लगाने के लिए कॉब उस स्पिनिंग टॉप का इस्तेमाल करता था, जिसे वो टोटेम कहता था। उस स्पिनिंग टॉप को घुमाने पर अगर वो रुक जाए तो इसका मतलब होता था कि कॉब सपने से बाहर आ चुका है,
पर अगर वो लगातार घूमता रहे तो इसका मतलब होता था कि कॉब अब भी सपने में है। कॉब की टीम के हर सदस्य के पास उनका अपना एक टोटम था। ये टोटम डाइस या चेस पीस जैसी कोई भी चीज हो सकती थी, जिसकी खासियत केवल उसके मालिक को ही पता होती थी। उस वक्त अगर वो स्पिनिंग टॉप घूमती रहती तो कॉब सपने से बाहर आने के लिए खुद को गोली मार लेता, लेकिन वो स्पिनिंग टॉप रुक गई और कॉब ने राहत की सांस भरी। इसी दौरान कॉब को उसके बच्चों का कॉल आया। अपने बच्चों से बात करके कॉब के चेहरे पर रौनक आ गई, क्योंकि कॉब सालों से अपने बच्चों से नहीं मिला था। इसकी वजह थी बीते वक्त में कॉब और उसकी पत्नी मेल के साथ हुई एक घटना, जिसने कॉब को अपराधी बना दिया था और कॉब को देश छोड़कर भागना पड़ा था। इसलिए वो अपने बच्चों से भी मिलने नहीं जा सकता था। उसके बच्चे लॉस एंजलिस में अपनी दादी के घर पर रहते थे। कॉब ने अपने बच्चों को झूठा दिलासा दिया कि वो जल्द ही घर लौटेगा और फोन कट कर दिया। इतने में ही आर्थर वहां आ पहुंचा। आर्थर को अकेले देख कॉब ने पूछा, नैश कहाँ है? इस पर आर्थर बोला, मुझे नहीं पता, क्या हमें उसका इंतजार करना चाहिए? पर कॉब ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है। कोबोल कंपनी के लोग किसी भी वक्त हमें मारने यहाँ पहुंचते होंगे। इसके बाद कॉब और आर्थर फौरन टेरेस पर आ गए, जहां उन्होंने भागने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुलवा रखा था। पर तभी वहां मौजूद एक आदमी ने जब हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोला तो अंदर देख वे भौचक्के रह गए। उस हेलीकॉप्टर में तो साइतो मौजूद था और उसने नैश को पकड़ रखा था। साइतो ने नैश की ओर इशारा करते हुए कॉब से कहा, तुम्हारा ये आदमी तो गद्दार निकला। इसने सोचा कि ये मेरे पास आकर अपनी जान का सौदा कर लेगा। मुझे यकीन है तुम इस गद्दार को सजा जरूर देना चाहोगे। ये सुन साइतो के आदमी ने कॉब की ओर गन बढ़ा दी, लेकिन कॉब ने कहा, ये मेरे काम करने का तरीका नहीं है। तब साइतो के इशारे पर उसके आदमी नैश को पकड़कर वहां से ले गए। फिर साइतो कॉब और आर्थर को अपने साथ ले जाने लगा। कॉब ने साइतो से पूछा, तुम नैश के साथ क्या करने वाले हो? इस पर साइतो ने कहा, मैं कुछ नहीं करने वाला, जो करना है वो कोबोल कंपनी करेगी। फिर कॉब ने पूछा, तुम हमसे क्या चाहते हो? साइतो बोला, अब तक तुम दिमाग से आइडियाज चुराते आए थे, लेकिन अब तुम्हें किसी के दिमाग में एक आइडिया डालना है। ये सुनते ही आर्थर ने कहा, टारगेट के दिमाग में आइडिया डालना, वो भी टारगेट को पता चले बगैर? ये तो नामुमकिन है। पर साइतो ने कहा, क्यों नामुमकिन है? अगर तुम लोग किसी के दिमाग से आइडिया चुरा सकते हो तो उसके दिमाग में आइडिया डाल भी तो सकते हो। पर आर्थर ने कहा, नहीं कर सकते। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि हाथी के बारे में मत सोचो, अब तुम क्या सोच रहे हो? साइतो ने कहा, हाथी। आर्थर बोला, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें पता है कि हाथी के बारे में सोचने के लिए मैंने तुमसे कहा था। ये तुम्हारा आइडिया नहीं था। उसी तरह टारगेट के दिमाग को हमेशा पता होता है कि कोई आइडिया उसके माइंड में कैसे आया, और टारगेट उसी आइडिया पर अमल करता है जिसे उसने अपने मन में अच्छी तरह सोचा समझा हो। इसलिए ये काम नामुमकिन है। पर तभी कॉब बोल पड़ा, ऐसा मुमकिन हो सकता है। ये सुन साइतो ने कहा, तो क्या तुम ये कर सकते हो? इस पर कॉब ने कहा, हाँ, पर तभी जब आपके पास मेरे लिए कोई अच्छा ऑफर हो, वरना आप मुझे मेरी मंजिल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कोबोल से कैसे बचना है वो तो मुझे भी अच्छी तरह पता है। इस पर साइतो ने थोड़ा सोच विचार कर कहा, इस काम की कीमत तो तुम्हें मिलेगी ही, और अगर तुम सफल हुए तो तुम अपने बच्चों के पास वापस अमेरिका भी जा सकते हो। बस इतना सुनते ही कॉब ने कहा, टारगेट कौन है और उसके दिमाग में कौन सा आइडिया डालना है? इस पर साइतो ने कहा, मेरे सबसे बड़े बिजनेस कॉम्पिटिटर का नाम है मॉरिस फिशर, जो अब बूढ़ा हो चुका है और मौत के करीब है। उसके मरने के बाद उसकी कंपनी का सारा कंट्रोल उसके इकलौते बेटे रॉबर्ट के हाथों में आने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका बेटा रॉबर्ट अपने पिता की कंपनी का बंटवारा कर दे। इस पर कॉब राजी हो गया। इसी के साथ साइतो ने कॉब को एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया और कहा, अब जाओ और अपनी टीम बनाओ, लेकिन इस बार भरोसेमंद लोगों को ही चुनना। इसके बाद कॉब और आर्थर एक प्राइवेट प्लेन से पेरिस की ओर रवाना हो गए। इसी दौरान आर्थर ने कॉब से कहा, देखो मैं जानता हूं कि तुम्हें किसी भी हाल में अपने बच्चों के पास जाना है, पर यह काम नामुमकिन है। आखिर तुम किसी के दिमाग में इतनी बड़ी सोच कैसे डाल सकते हो? इस पर कॉब ने कहा, देखो आइडिया एक बीज की तरह होता है, जिसे अगर मन की गहराई में बो दिया जाए तो वो धीरे धीरे दिमाग में घर कर जाता है। बस इसके लिए हमें टारगेट के सपनों की काफी गहराई में जाना होगा। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं पहले भी किसी के दिमाग में आइडिया डाल चुका हूँ। ये सुनकर आर्थर ने चौंक कर कहा, आखिर कौन है वो जिसके दिमाग में तुमने आइडिया डाला? पर कॉब ने उसका नाम नहीं बताया। इसी के साथ वे लोग पेरिस पहुंच गए। पेरिस में कॉब एक यूनिवर्सिटी में आया था, जहां वो अपने फादर इन लॉ से मिला, जो वहां के प्रोफेसर थे। कॉब वहां आया था क्योंकि उसे अपनी टीम के लिए एक नए आर्किटेक्ट की जरूरत थी। हालांकि कॉब के फादर इन लॉ को यह पसंद नहीं था कि कॉब अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किसी गैर कानूनी काम के लिए कर रहा है। पर जब कॉब ने उन्हें बताया कि इस एक काम के बाद उस पर लगे सारे चार्जेस हट जाएंगे और वो अपने बच्चों के पास जा पाएगा,
तो उसके फादर इन लॉ राजी हो गए। उन्होंने कॉब को अपनी सबसे काबिल स्टूडेंट अरियाडनी से मिलाया। उन्होंने अरियाडनी से कहा कि कॉब उसे एक जॉब ऑफर करना चाहता है। कॉब अरियाडनी के साथ बाहर आ गया। उसने अरियाडनी की काबिलियत परखने के लिए उसे एक टेस्ट दिया, जिसमें अरियाडनी को 2 मिनट में एक ऐसा पजल डिजाइन करना था जिसे सॉल्व करने में कॉब को 1 मिनट से ज्यादा समय लगे। पहले 2 पजल्स तो कॉब ने कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर लिए, पर फिर अरियाडनी ने ऐसा मेज बनाया कि उसे सॉल्व करने के लिए कॉब को सोचना पड़ गया। कॉब अरियाडनी से काफी इंप्रेस हुआ। इसी दौरान उधर आर्थर अपने वर्कशॉप में इस मिशन के लिए सारा सेटअप लगा रहा था। दूसरी ओर कॉब और अरियाडनी एक कैफे में बैठे थे, जहां कॉब अरियाडनी को उसका काम सिखा रहा था। कॉब ने बताया, अरियाडनी, इमेजिन करो कि तुम एक बिल्डिंग डिजाइन कर रही हो। तुम लगातार उस बिल्डिंग के हर हिस्से को सोच समझकर बनाती रहती हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा तो अपने आप ही बन गया। ठीक वैसे ही इस ड्रीम मशीन की मदद से जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें पता चले बगैर लगातार हमारी सपनों की दुनिया को क्रिएट करता रहता है और हम सीधा उस सपने के बीच में प्रकट हो जाते हैं। तब सपनों की दुनिया का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। और अरियाडनी, सपने के इसी पॉइंट पर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम्हें टारगेट के माहौल के मुताबिक सपनों की दुनिया का एक मैप डिजाइन करना होगा, ताकि जब हम टारगेट को वहां लेकर आए तो उसे जरा भी भनक ना लगे कि वो सपने में है। इस पर अरियाडनी ने सवाल किया, आखिर मैं सपने को इतने डिटेल में कैसे क्रिएट कर पाऊंगी कि वो रियल लगे? जवाब में कॉब ने कहा, सपने में तो हमें सब कुछ रियल ही लगता है। जब हम जागते हैं तभी हमें एहसास हो पाता है कि कुछ तो गलत था। कॉब ने आगे कहा, अरियाडनी, तुमने गौर किया होगा कि हमें कभी अपने सपने की शुरुआत याद नहीं रहती, क्योंकि हम हमेशा सपने के बीच ही प्रकट होते हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इस कॉफी शॉप में कैसे आई? ये सुनकर अरियाडनी भी सोच में पड़ गई, क्योंकि वे लोग इस वक्त अरियाडनी के सपने में थे। जैसे ही अरियाडनी को इस बात का एहसास हुआ, उसका सबकॉन्शियस माइंड सपने की दुनिया को तबाह करने लगा और कैफे की टूटी कांच उनके चेहरे पर चुभते ही वे दोनों वर्कशॉप में जाग उठे। जागते ही कॉब ने कहा, सपने में चेहरे पर कांच का चुभना काफी दर्दनाक था ना? इसी तरह सपने की दुनिया का हर अनुभव हमें असलियत की तरह महसूस होता है। ये सुन अरियाडनी ने सवाल किया, लेकिन मैं अब तक नहीं समझी कि इन सब में आर्किटेक्ट कैसे काम करता है। कॉब ने कहा, ये समझने के लिए हमें एक बार फिर 5 मिनट के लिए सपनों की दुनिया में जाना होगा। ये सुन अरियाडनी ने चौंकते हुए कहा, एक बार फिर का क्या मतलब है? क्या इसके पहले भी हम केवल 5 मिनट के लिए सपने में गए थे? लेकिन हम तो करीब 1 घंटे से सपनों की दुनिया में थे। इस पर कॉब बोला, तुमने सही कहा, सपनों की दुनिया में समय धीमा हो जाता है, क्योंकि जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमारा माइंड तेजी से काम करता है। इसलिए असल दुनिया का 5 मिनट सपनों की दुनिया में 1 घंटे के बराबर होता है, और हम सपने में जितने लेवल्स आगे जाएंगे समय उतना ही धीमा होता जाएगा। इसके बाद कॉब एक बार फिर अरियाडनी को सपनों की दुनिया में ले आया। वे दोनों एक सड़क पे आगे बढ़ रहे थे और वहां आसपास कई सारे लोग मौजूद थे। अरियाडनी ने सवाल किया, ये लोग कौन हैं? इस पर कॉब ने बताया, ये लोग मेरे सबकॉन्शियस माइंड के प्रोजेक्शंस हैं। इस सपने में मैं टारगेट हूँ और तुम आर्किटेक्ट हो। इसके बाद अरियाडनी अपनी इमेजिनेशन से उस जगह में असाधारण बदलाव करने लगी। उसने सपने की उस दुनिया को किसी कागज की तरह मोड़ दिया। सपनों की दुनिया में बदलाव होते ही वहां मौजूद लोग अरियाडनी को घूरने लगे। ये देख अरियाडनी ने पूछा, ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? इस पर कॉब ने बताया, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को शक हो रहा है कि तुम इस दुनिया को डिजाइन कर रही हो। तुम जितना सपनों की दुनिया से खिलवाड़ करोगी, उतनी ही जल्दी टारगेट के सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा कि कोई अजनबी उसके सपने में घुस आया है। फिर जैसे हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन को डिटेक्ट करके उन पर अटैक कर देते हैं, वैसे ही टारगेट का सबकॉन्शियस तुम पर अटैक करके तुम्हें सपने से बाहर कर देगा। इन्हीं बातों के बीच अरियाडनी ने वहां एक ब्रिज का निर्माण कर दिया। तभी उस ब्रिज को देख कॉब को मेल के साथ उस ब्रिज पर बिताए कुछ पल याद आए। इससे कॉब परेशान हो उठा। उसने अरियाडनी से पूछा, ये ब्रिज तो असलियत में है, मैंने सही कहा ना? इस पर अरियाडनी बोली, ये वही ब्रिज है जिससे मैं हर रोज कॉलेज आती जाती हूँ। पर कॉब ने कहा, अरियाडनी, एक बात याद रखो, तुम कभी अपनी यादों में बसी जगहों को सपनों की दुनिया में मत लाना। हमेशा अपनी इमेजिनेशन से बिल्कुल नई जगहों का निर्माण करना। ये सुन अरियाडनी ने कहा, लेकिन हम उस चीज को ही तो ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारी यादों में हो। कॉब बोला, हाँ, लेकिन बस स्ट्रीट लैंप या फोन बूथ जैसी छोटी चीजों को, पूरे एरिया को अपनी यादों के मुताबिक कभी मत ढालना, वरना तुम्हारा माइंड सपनों की दुनिया को ही सच मान बैठेगा और तुम सपने और हकीकत के बीच उलझ कर रह जाओगी। इतने में ही वहां मौजूद लोगों ने कॉब और अरियाडनी को पकड़ लिया और तभी अचानक भीड़ में से मैल निकल कर आई और उसने अरियाडनी को चाकू घोंप दिया, जिससे अरियाडनी गहरी सांसें भरती हुई सपने से जाग उठी। अरियाडनी ने चिढ़कर कॉब से कहा, आखिर वो औरत कौन थी?
लेकिन कॉब उसे टालता हुआ वहां से चला गया। पर आर्थर ने अरियाडनी से कहा, जरूर तुम मेल से मिली होगी, वो कॉब की पत्नी है जो मर चुकी है। दरअसल मेल मरने से पहले कॉब को अपनी मौत का दोषी ठहरा गई थी, इसलिए कॉब को देश छोड़कर भागना पड़ा था। हालांकि कॉब खुद एक बेहतरीन सपनों का आर्किटेक्ट था, लेकिन मेल उसके दिलो दिमाग में बसी हुई थी। उसका सबकॉन्शियस माइंड बार बार मेल को सपने में ले आता था और मेल उसके प्लान पर पानी फेर देती थी। इसलिए कॉब इस मिशन के लिए सपनों की दुनिया को अरियाडनी से डिजाइन करवाना चाहता था, ताकि उसे सपनों की दुनिया की ज्यादा जानकारी ना हो और उसका सबकॉन्शियस माइंड मेल को वहां ना ला पाए। अब अरियाडनी के रूप में कॉब को एक अच्छी आर्किटेक्ट तो मिल चुकी थी, पर अब उसे जरूरत थी एक फॉर्जर यानी कि बहरूपिये की। इसलिए अब उसने मोम्बासा की ओर रुख किया। हालांकि मोम्बासा कोबोल कंपनी का इलाका था, इसलिए कॉब का वहां जाना मतलब अपनी ही मौत को दावत देने जैसा था। पर कॉब ने यह खतरा उठाना मुनासिब समझा, क्योंकि मोम्बासा में जेम्स था, जो सपनों का एक पेशेवर चोर तो था ही, साथ ही वो सपने में किसी का भी रूप लेने में माहिर था। जेम्स पहले भी कॉब के साथ काम कर चुका था। मोम्बासा में कॉब जेम्स से एक बार में मिला। कॉब ने जेम्स को अपना सारा प्लान समझाया और कहा, अब तुम भी ये मत कहना कि ये काम नामुमकिन है। लेकिन जेम्स ने कहा, किसी के दिमाग में आइडिया डालना बिल्कुल मुमकिन है, हालांकि यह काफी मुश्किल काम है। कॉब ने पूछा, क्या तुम ये पहले कर चुके हो? जेम्स ने कहा, हाँ, मैं एक आइडिया अपने टारगेट के मन में रख तो आया था, पर टारगेट ने उस आइडिया पर अमल नहीं किया। ये सुन कॉब ने कहा, क्या आइडिया डालने के लिए तुम टारगेट के मन की गहराई में गए थे? इस पर जेम्स ने कहा, समस्या मन की गहराई में जाना नहीं है, बल्कि जो आइडिया हम टारगेट के माइंड में डालने वाले हैं उसे हमें सबसे सिंपल रूप में रखना होगा, ताकि वो आइडिया टारगेट को नेचुरल लगे। तुम्हारा मिशन है टारगेट से उसके बाप की प्रॉपर्टी का बंटवारा करवाना, तो इस केस में हम इस आइडिया को टारगेट और उसके पिता के रिलेशनशिप से जोड़ सकते हैं। जेम्स ने आगे कहा, इस मिशन के लिए हमें एक केमिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, क्या तुम किसी को जानते हो? इसमें कॉब ने ना में जवाब दिया। जेम्स ने कहा, मैं तुम्हें एक बेहतरीन केमिस्ट से मिलवाता हूँ, पर पहले तुम कोबोल के उन पंटरों से पीछा छुड़ाओ। ये सुन जब कॉब ने नजर घुमाकर देखा तो कोबोल के आदमी उसे पकड़ने के लिए वहां घात लगाए बैठे थे। कॉब फौरन वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन कोबोल के लोग उस पर गोलियां बरसाते हुए उसकी जान लेने पर तुले थे। तभी एक कार कॉब के पास आकर रुकी। कॉब उस कार में सवार हो गया। वो कार साइतो की थी। कॉब ने साइतो से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर साइतो ने कहा, तुम मेरे इन्वेस्टमेंट हो और मैं यहाँ अपने इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा करने आया हूँ। साइतो कॉब को बचाकर वहां से दूर ले आया, जहां उन्होंने जेम्स को भी पिक कर लिया। फिर जेम्स उन्हें एक अंडरग्राउंड केमिस्ट के पास ले गया, जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ नींद की दवाई यानी कि सेडेटिव बनाने में माहिर था। कॉब ने यूसुफ को भी अपना प्लान समझा दिया और कहा, हमें इस मिशन के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेडेटिव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें सपने के 3 लेवल तक अंदर जाना है और तुम्हें भी इस मिशन में हमारे साथ चलना होगा। इस पर यूसुफ बोला, मिस्टर कॉब, आपकी टीम में कितने लोग हैं? कॉब ने कहा, तुम्हें मिलाकर 5 लोग। पर तभी साइतो बोल पड़ा, 5 नहीं 6 लोग। मैं भी इस मिशन में तुम्हारे साथ रहूंगा, ताकि मैं ये सुनिश्चित कर पाऊं कि तुमने मेरा काम पूरा किया या नहीं। ये सुनकर यूसुफ ने एक केमिकल की शीशी निकाली, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सेडेटिव भरा हुआ था। यूसुफ ने सपने दिखाने वाली सेडेटिव को मॉडिफाई करके उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेडेटिव में बदल दिया था। उसका असर दिखाने के लिए यूसुफ उन्हें अपने एक खुफिया तहखाने में ले गया, जहां करीब दर्जन भर लोग एक ड्रीम मशीन से जुड़कर एक साथ सपने देख रहे थे। उन सबने यूसुफ की वही स्ट्रॉन्ग सेडेटिव ले रखी थी। यूसुफ के साथी ने सपने देख रहे एक आदमी को थप्पड़ मारकर दिखाया कि ये सेडेटिव इतना स्टेबल है कि सपने देखने वाले को थप्पड़ मारने पर भी वो जागता नहीं है। उन लोगों को देख साइतो ने पूछा, आखिर कौन है ये लोग? इस पर यूसुफ ने बताया, ये जिंदगी से हारे हुए आम लोग हैं जो हर रोज यहाँ सपने देखने आते हैं। असल दुनिया में ये लोग अपनी जो ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते वो सपनों की दुनिया में करते हैं, इसलिए सपनों की दुनिया ही इनके लिए हकीकत बन चुकी है। वैसे तो ये लोग हर रोज केवल 4 घंटों के लिए सोते हैं, लेकिन मेरी सेडेटिव के साथ सपने में वो समय 40 घंटों के बराबर होता है। इस तरह यूसुफ के साथ कॉब की टीम पूरी हो गई। अब बारी थी टारगेट की इंफॉर्मेशन निकालने की। इस पर साइतो ने उन्हें बताया कि उसके बिजनेस कॉम्पिटिटर का नाम है मॉरिस फिशर, जो बिस्तर पर पड़ा आखिरी सांसें गिन रहा है। उसके मरने के बाद उसकी जायदाद उसके बेटे रॉबर्ट फिशर को मिलने वाली है और रॉबर्ट ही उनका टारगेट है। दरअसल मॉरिस फिशर की कंपनी जल्द ही एनर्जी सप्लाई करने वाली दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाली थी। हालांकि इस वक्त केवल साइतो की कंपनी ही उसका मुकाबला कर सकती थी, पर जल्द ही वो साइतो की कंपनी को भी पीछे छोड़ने वाले थे। इसलिए साइतो चाहता था कि उस कंपनी का बंटवारा हो जाए ताकि उसकी कंपनी नंबर 1 बन सके।
इसी दौरान जेम्स ने रॉबर्ट और मॉरिस के साथ एक और आदमी की फोटो देखी और साइतो से पूछा, ये आदमी कौन है? साइतो ने बताया, इस आदमी का नाम पीटर ब्राउनिंग है। ये मॉरिस फिशर का राइट हैंड और हमारे टारगेट यानी कि रॉबर्ट फिशर का गॉडफादर है। ये जानकारी लेने के बाद कॉब और उसकी टीम अपने टारगेट की सारी जानकारी जुटाने में लग गई। उन्हें पता चला कि ब्राउनिंग मॉरिस के मरने के बाद कंपनी में पावर हासिल करने की षड्यंत्र रच रहा था। साथ ही ये भी कि रॉबर्ट का अपने पिता के साथ रिश्ता कुछ ठीक नहीं रहा था। मॉरिस हमेशा रॉबर्ट को नालायक समझता था। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कॉब और उसकी टीम ने प्लान किया कि वे रॉबर्ट के मन में जो सोच डालेंगे वो ऐसा होगा। मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चलूंगा, बल्कि मैं उनकी कंपनी को खत्म करके अपनी खुद की पहचान बनाऊंगा। कॉब ने ये आइडिया इसलिए चुना था क्योंकि इस आइडिया के साथ रॉबर्ट का पॉजिटिव इमोशन जुड़ा था और पॉजिटिव इमोशन के साथ जन्मी सोच ही हमें उस सोच पर अमल करने के लिए मोटिवेट करती है। ये आइडिया रॉबर्ट के दिमाग में डालने के लिए जेम्स ने फैसला किया कि वो सपने के पहले लेवल में ब्राउनिंग का रूप लेगा। सपने में किसी का रूप लेने के लिए जेम्स को उसकी तरह एक्टिंग करनी पड़ती थी, इसलिए जेम्स ने ब्राउनिंग के चाल चलन और तौर तरीकों को अच्छी तरह सीख लिया था। इस तरह प्लान की कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद कॉब और उसकी टीम इस मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार थे। कॉब ने अपनी टीम से कहा, हमने सारी तैयारियां तो कर ली है, लेकिन अब भी एक अहम चीज रह गई है। हमें इस मिशन को अंजाम देने के लिए रॉबर्ट के साथ 10 घंटे का वक्त चाहिए। ये सुन साइतो बोला, सिडनी से लॉस एंजलिस की हवाई यात्रा दुनिया की सबसे लंबी हवाई यात्रा में से एक है और रॉबर्ट हर 2 हफ्ते में एक बार ये जर्नी करता है। रॉबर्ट को सपने में ले जाने के लिए ये परफेक्ट है। ये सुन आर्थर ने कहा, फिर तो हमें उस प्लेन में फर्स्ट क्लास कैबिन की सारी टिकट्स खरीदनी होंगी ताकि हमारे काम के बीच कोई ना आ सके, और साथ ही एक अटेंडेंट की भी मदद की जरूरत पड़ेगी। इस पर साइतो ने कहा, उसकी फिक्र मत करो क्योंकि मैंने तो पूरे प्लेन को ही खरीद लिया है। अब कॉब और उसकी टीम इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार थी। फिर उसी रात साइतो और आर्थर ने कॉब को बताया कि उनके मिशन को अंजाम देने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज सिडनी में मॉरिस फिशर की मौत हो गई है और रॉबर्ट अपने पिता के फ्यूनरल के लिए उनकी बॉडी को लॉस एंजलिस ले जाने वाला है। इसी के साथ वे सभी एयरपोर्ट पर जा पहुंचे, लेकिन प्लेन में सवार होने से पहले कॉब ने साइतो से कहा, मिस्टर साइतो, ये फ्लाइट हमें 10 घंटे में लॉस एंजलिस पहुंचा देगी, पर वादे के मुताबिक अगर आपने मेरा केस रफा दफा नहीं किया तो मैं एयरपोर्ट पर लैंड होते ही पकड़ा जाऊंगा और हमेशा के लिए जेल में सड़ूंगा। इस पर साइतो ने कहा, तुम बस अपना काम पूरा करो। लॉस एंजलिस पहुंचते ही मुझे बस एक फोन कॉल करना होगा और तुम्हारे ऊपर लगे सारे इल्जाम मिट जाएंगे। इस वादे के साथ कॉब और उसकी टीम प्लेन में सवार हो गई। वे सभी अपने टारगेट यानी कि रॉबर्ट के आसपास की ही सीटों पर बैठे थे। इसी दौरान एक अटेंडेंट जो कॉब के लिए ही काम कर रही थी, उसने रॉबर्ट को एक ड्रिंक लाकर दी। उस ड्रिंक में कॉब ने सेडेटिव मिला दिया था। उसे पीते ही रॉबर्ट गहरी नींद के आगोश में चला गया। इसी के साथ वे सभी ड्रीम मशीन से जुड़कर रॉबर्ट के साथ सपनों की दुनिया में आ गए। ये पहला सपना यूसुफ का था। प्लान के मुताबिक सपने के इस पहले लेवल में उन्हें रॉबर्ट को किडनैप करना था। इस काम के लिए आर्थर और साइतो ने एक टैक्सी को हाईजैक किया और वो टैक्सी लेकर आगे एक स्क्वायर पे पहुंचे। वहां टैक्सी का वेट कर रहा रॉबर्ट उनकी टैक्सी में आकर बैठ गया। इतने में ही जेम्स भी उस टैक्सी में घुस गया और उन्होंने रॉबर्ट पर बंदूक तानकर उसे किडनैप कर लिया। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वहां कुछ हथियारबंद लोग आ धमके और वे रॉबर्ट को बचाने के लिए आर्थर, जेम्स और साइतो पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। दरअसल वे लोग रॉबर्ट के सपनों के सिक्योरिटी गार्ड्स थे, यानी कि किसी एक्सट्रैक्टर ने पहले ही रॉबर्ट के सबकॉन्शियस माइंड को सपनों के चोरों से सुरक्षा की ट्रेनिंग दे रखी थी। कॉब और उसकी टीम अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। वे लोग इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं, ये जानने के लिए फिल्म का अगला भाग जरूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो का अगला भाग आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।